हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं अभी 26 साल का एक नौजवान हूँ। हम 3 भाई-बहन हैं और अपनी माँ के साथ एक छोटे से गाँव में रहते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी की 7 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ हम 3 भाई-बहनों का वह अकेले ही भरण-पोषण करती है। हम बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से पापा का सही इलाज नहीं हो पाया था। वह कहते हैं ना, बीमारी बहुत खराब चीज़ होती है, इसलिए ज़्यादातर वह गरीबों के घर ही आती है। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके हमें किसी तरह पाल-पोस कर बड़ा किया था, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वह पढ़ा नहीं सकी। बस गाँव के एक स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं देख रहा था कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उनकी तबीयत अब हमेशा खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ ज़बरदस्ती काम करने जाती। मैं बार-बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। लेकिन वह कहती कि अगर मैं घर पर रहूँगी, तो पैसे कहाँ से आएँगे? माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर के हालात ही ऐसे थे कि मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दे सकता था। मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मजदूरी पर काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलने लगे थे। लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे, उतने में तो घर का खर्च बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की, तो वह तो मुझे शहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन मैंने माँ से कहा कि अगर मैं शहर नहीं जाऊँगा, तो अपनी बहन की शादी कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि यहाँ मुझे जितने पैसे मिलते हैं, उससे तो घर का खर्च तक चलाना मुश्किल है। फिर बहन की शादी कैसे हो पाएगी? माँ मेरी बातों को अच्छे से समझ गई और फिर उसने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। एक दिन के बाद ही मैं अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पढ़े थे, वे भी लाइन में खड़े थे। इसी तरह भटकते-भटकते मुझे कई दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया था। मैं ऐसे ही उदास होकर एक चौराहे पर बैठा हुआ था, जहाँ पर बहुत से लोगों का आना-जाना होता था। तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा, तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज़ लगा रही थी। मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। तब वह औरत मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ-वहाँ घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी, मेरा नाम राजेश है और मैं गाँव से इतनी दूर काम के लिए ही आया हूँ। लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और मैं इस शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ। वह औरत यही कोई 30 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत झलक रही थी। वह देखने में एकदम कमल की तरह लग रही थी। उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो, तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें काम देती हूँ। मैंने कहा, जी, मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वह अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि उनका घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। फिर वह कहने लगी कि राजेश, आज से तुम मेरे घर का सारा काम करोगे। तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम करना है और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा, मैडम मेरा वेतन? मेरी बात पर कहने लगी कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएँगे। मैंने देखा कि घर में सिर्फ़ वह अकेली ही थी, वहाँ कोई भी नहीं था। तब मैंने कहा कि मैडम, आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसने कहा, हाँ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम, आप चिंता ना करें, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मेरे इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। तभी मैंने फिर उनसे झिझकते हुए उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम अनामिका बताया। फिर उसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया। उसने मुझे घर में ही एक छोटा-सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज़ सुबह 10 बजे अपने काम पर जाती थी, इसलिए मुझे उनके लिए वक़्त पर नाश्ता तैयार करने को कह दिया गया था। धीरे-धीरे मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और पूरे घर को अच्छे से सँभालने लगा। मुझे अनामिका मैडम के यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी। जबकि इससे पहले मैं जहाँ काम करता था,
वहाँ कोई इतने अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। अनामिका मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उन पर कभी कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़र गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 3 महीने गुज़र गए। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, जिसमें से मैं कुछ पैसे अपने माँ के पास भेज देता और थोड़े बहुत पैसे अपने खर्च के लिए भी रख लेता। मैं इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरा ध्यान देकर घर का काम कर रहा था, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी, तब तक वह मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं, बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूँ। रात में काम से आने के बाद भी वह मुझे अपने पास बैठाकर ढेर सारी बातें किया करती थी। मैं भी उनके इस रवैये से बहुत खुश रहता था, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत मैडम के साथ रहने को मिल रहा था। वरना मुझ जैसे गरीब से काम करवाने के अलावा वह अपने पास किसी को फटकने नहीं देते हैं। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ दिया कि खाना लगा दो। मैंने फ़ौरन से खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उनकी प्लेट में निकालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि राजेश, तुम भी अपना प्लेट ले लो और यही मेरे पास बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपनी प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरे घर में मेरी माँ और 2 छोटी बहन के अलावा और कोई नहीं है। उस दौरान मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब-सी नज़रों से देख रही थी। उनकी आँखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं न कहीं मैं भी उनके बारे में वही सोच रहा था कि आखिर उनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की? यह सवाल मेरे ज़हन में पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा नौकर था। इसलिए उनके नज़दीकी मामलों में मुझे दखल देना अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियाँ भरने की आवाज़ आने लगी। वह इस तरह से सिसकियाँ ले रही थी जैसे वह रो रही हो। यह बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही था। हम दोनों ने खाना भी खाया और बात भी ठीक से की, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ें आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन ऐसे ही किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लग रहा था। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सोया रहा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि अनामिका मैडम बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उनकी निगाह बार-बार मेरे ऊपर आकर टिक जा रही थी। उनका इस तरह से मुझे देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वह ऐसा नहीं करती थी। लेकिन अचानक मैडम का इस तरह का रवैया मेरे प्रति बदलना, यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। उस वक़्त तो मैं अपनी नज़रें झटक कर अपने कामों में लग गया, लेकिन वह अब मुझे कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस वह सिर्फ़ मुझे देखे ही जा रही थी। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं भी हॉल में पोछा करने लगा। कुछ ही देर में वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई, तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। मैंने अभी-अभी पोछा मारा था, शायद इसी वजह से उनका पैर फिसल गया होगा। उस वक़्त वह केवल तौलिए में ही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उनका गोरा बदन मुझे मदहोश कर रहा था। लेकिन वह थी तो मेरी मालकिन ही और मुसीबत में मुझे काम भी दी थी। इसलिए मैंने फ़ौरन ही अपनी निगाह उनके बदन से हटाई और दौड़कर उन्हें उठाने लगा। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ कर उठाया, तो वह कहने लगी, मुझे कमरे तक छोड़ दो, शायद मेरी कमर में चोट लग गई है। उनके कहे अनुसार मैं उसे उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं फ़ौरन से बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में अभी वह थी, उस हाल में वहाँ रुकना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि मैं एक जवान मर्द था और भावनाएँ मेरे अंदर भी थी। इसलिए मैंने वहाँ से बाहर आना ही बेहतर समझा। इसी तरह 2-3 दिन गुज़र गए, लेकिन अब मैं देख रहा था कि मैडम का चेहरा फीका पड़ने लगा था। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब उदास रहने लगी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनके ही बारे में सोचने लगा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, जो वह इस कदर उदास रहने लगी थी? जब रात हुई, तो खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन अभी भी मेरी आँखों के सामने मैडम का वही गोरा बदन दिख रहा था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। लेकिन फिर उनकी उदासी को देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी, जो मुझे बार-बार इसके पीछे का कारण जानने के लिए विवश कर रही थी। मैं कभी-कभी सोच रहा था कि जाकर पूछूं
कि बात क्या है। लेकिन फिर मेरी नौकरी जाने का भी डर था। मुझे लगता था कहीं उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगी। जबकि नौकरी पाने के लिए मैं यहाँ वहाँ बहुत भटका हूँ। इसलिए अब मैं और नहीं भटकना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे यह सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियाँ भरी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उसी आवाज़ को सुनकर परेशान होने लगा। यह माजरा क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो, मैं उससे यह बात जानकर ही रहूँगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुँच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो वह आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। इस बारे में कुछ देर सोचा, फिर सो गया। जब सुबह हुई, मैं फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी, जो मुझे बार-बार हैरान कर रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं मैडम के पास चला गया। फिर उनसे पूछा कि मैडम, आखिर बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान लग रही हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है? मेरी बात को सुनकर वह मुझसे कहने लगी, राजेश, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब बता दूंगी, क्योंकि तुम अच्छे और एक ही ऐसे इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। अपनी मैडम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैडम एक अच्छी औरत थी। वह मेरी बहुत मदद की थी और कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया। लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानियाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था। लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैं अपने कमरे में था, तब मुझे फिर से मैडम की वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूँगा, क्योंकि हर दिन चहकने वाली मैडम अचानक से इस तरह रहने लगी, जो मुझे बार-बार परेशान कर रहा था। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ी देर वहीं रुका रहा। दरवाज़ा न खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी मैडम के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैंने पीछे पलट कर देखा, तो मैडम एक नाइटी पहनी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वह उदास होकर कहने लगी, क्या बात है राजेश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैडम, आपकी उदासी अब मुझसे सही नहीं जा रही है, इसलिए मैं यह जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी बात पर मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई। फिर उसने मुझे बैठने को कहा। उनके कहे अनुसार मैं उनके साथ ही उनके बिस्तर पर बैठ गया। फिर मैंने कहा कि अब तो बताएं कि क्या बात है। मेरी मैडम मुझे बताने लगी कि राजेश, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं 4 साल की थी, तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उसका भी अपना कोई नहीं था। शायद इसलिए ही वह मुझे अपने घर लाकर मुझे अच्छे से रखने लगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि एक माता पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि वह मुझे एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दे रहे थे। तब से मैं उन्हें ही बाबा कहने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं उन सब से कतराती थी। मैं उन सब से बचती रही और अपने आप की सुरक्षा करती रही। एक दिन मेरे बाबा की अचानक मौत हो गई, जिससे मैं बहुत रोई थी, क्योंकि उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास एक घर था और थोड़े बहुत कुछ पैसे भी थे, जो वह मेरे लिए छोड़ कर गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। वह मुझे बड़े-बड़े ख्वाब दिखाने लगा, जिससे मैं अभी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वह मुझे कभी होटल में लेकर जाता, तो कभी दूर ऐसी जगह ले जाता, जहाँ किसी का आना-जाना नहीं होता था। वहाँ ले जाकर वह मेरे साथ हर दिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगा था। मैं उसे रोकती, तो वह कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे डर लगने लगा। मैं काफ़ी घबरा गई। एक दिन मैंने जब उस लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बता दी, मैंने उससे कहा कि चलकर हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊँगी? यह समाज क्या कहेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी। लेकिन उस लड़के ने
शादी से साफ इनकार कर दिया और मुझे इस हाल में छोड़कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे यह बात हर किसी को मालूम हो गई। मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा सीधा सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरी इज्जत के साथ खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन मैं कब तक घर में बंद रह सकती थी? मैं हर दिन रोती थी, बिलखती थी, लेकिन मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और अपना बच्चा गिराने का सोच लिया, क्योंकि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। क्योंकि यह समाज एक कमज़ोर और निर्बल लड़की पर अत्याचार कर सकती है, लेकिन एक कामयाब लड़की पर नहीं। उस वक्त कुछ दिनों तक मैं यूं ही घर में पड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की भी उम्र होने लगी, लेकिन ना तो मेरे आगे कोई था और ना ही मेरे पीछे कोई था। मुझे शादी भी खुद के ही दम पर करनी थी। इसी वजह से मैंने बाहर कुछ लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वे सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे। जब भी मैं किसी से शादी की बात चलाती, तो वह मुझे अनाथ और बच्चलन लड़की कहकर शादी से इनकार कर देते। मैंने अपनी इसी हालत की वजह बदल दी और वहाँ से यहाँ आ गई और अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और मैं एक बड़ी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करने लगी, जहाँ मैं अभी काम करती हूँ। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ, तो उन्होंने भी शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एक गहरा सदमा लगा और मैं बीमार रहने लगी। मैं काम पर जाती तो ना चाहते हुए भी सबके सामने अपना दुख छुपाना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर कितनी पीड़ा और दुख था, यह केवल मैं जानती थी। मैं जवान हो गई थी। मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं उभरने लगी थी, क्योंकि मैं भी शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। और अब मुझे यह महसूस होने लगा था कि मेरी शादी अब नहीं होगी। मैं बिन ब्याही ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। एक दिन मैं अपने काम पर इन्हीं सब बातों को लेकर परेशान थी। तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसलिए अब से आपको कोई भी परेशान करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो यह झटका दोबारा आ सकता है, जिससे मेरी जान को खतरा था। उस दिन के बाद मैंने बीती हुई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होने लगा। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूँ और अनाथ ही रह जाऊंगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाती हूँ और रोने लगती हूँ। इतना सब कहते हुए मैडम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगा कि यह लोग कितने स्वार्थी हैं। क्या एक अनाथ को जीने का कोई हक नहीं है? आखिर यह लोग क्यों नहीं समझते कि एक औरत कोई अनाथ हो या बहुत बड़े परिवार से हो, जीने का हर औरत को हक होता है। मैंने अनामिका मैडम से कहा कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम मुझे हैरान नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, अब मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है राजेश? तभी मैंने कहा कि मैडम, आप चाहें तो मैं आपके जीवन में खुशी दे सकता हूँ। मैडम मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। यह बात कहने की मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी औकात नहीं है आपसे यह सब कहने की, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्यार हो गया। यह सब सुनकर मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उन्हें पूरा यकीन दिलाया और फिर अगले ही दिन मैंने उनके साथ शादी कर ली। अनामिका कहने लगी, राजेश, तुम मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनकर आए हो। तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। मुझे लगा था मैं इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊंगी, पर तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, जिससे आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा कि मैडम, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं औरत की भावनाओं को सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन है, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बात पर वह कहने लगी कि राजेश, अब तुम मेरे पति हो, तो मुझे अब से मैडम मत कहा करो, तुम मुझे नाम से पुकारा करो। मैंने कहा कि अनामिका, आज हमारी सुहाग रात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ।
और फिर वह मुझे लेकर कमरे में चली गई। उस रात हमने जमकर प्यार किया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अनामिका के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान झलक रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसने कहा, अब तुम अपनी माँ और बहन को भी यहाँ लेकर आओ, ताकि मुझे मेरा परिवार मिल सके। मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए मैं अपनी माँ और बहन को लाने अपने गांव चला गया। वहाँ जाकर मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ को इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर मैं माँ और बहन को लेकर वापस शहर अपनी पत्नी अनामिका के पास चला आया। अनामिका को देखकर मेरी माँ भी खुश हो गई थी। मेरी पत्नी अनामिका, जो एक अनाथ थी, अब उसका एक छोटा सा परिवार था और वह आज हम सबके साथ बहुत खुश है। जब एक लड़की अनाथ होती है तो सब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं होता। लड़की चाहे गरीब हो, अनाथ हो या फिर किसी अमीर घर की हो, हर किसी को जीने का उतना ही अधिकार है और हर लड़की सम्मान की भी उतनी ही हकदार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।